हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज सेशन 6 में आपका स्वागत है। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व यानी न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व यानी ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? ऑप्शंस है ए तंबाकू, कोको और रबड़, बी तंबाकू, कपास और रबड़, सी कपास, कॉफी और गन्ना, या फिर डी रबड़, कॉफी और गेहूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए यानी तंबाकू, कोको और रबड़। प्रिय व्यूअर्स, यह सवाल कोलंबियन एक्सचेंज से रिलेटेड है। दरअसल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के लिए समुद्र यात्रा पर रहे, तब नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच कुछ एक्सचेंज हुए, जैसे बीमारियां, कुछ जानवर, पादप समूह, जनसंख्या आदि। बताया जाता है कि इस दौरान तंबाकू, कोको और रबड़ के अलावा आलू, मक्का, कसावा, काली मिर्च और मटर जैसे पादप समूहों का एक्सचेंज भी हुआ था। आपको बता दें कि यहाँ नई दुनिया से मतलब अमेरिका से है, जबकि पुरानी दुनिया में न केवल यूरोप बल्कि पूरा पूर्वी गोलार्ध भी शामिल है। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ए यानी तंबाकू, कोको और रबड़। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, या फिर डी शाहजहां। तो उसका सही उत्तर है सी यानी जहांगीर। प्रिय व्यूअर्स, UPSC के पुराने सवालों को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि मुगल काल एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा है, चाहे उसकी प्रशासन की बात करें या कला और संस्कृति की। भारत में अगर चित्रकारी के विकास की बात करें तो मुगल काल की चित्रकारी अपने आप में एक लैंडमार्क है। मुगल काल में चित्रकारी की उत्कृष्ट शुरुआत अकबर ने अपने शासनकाल में की थी। अकबर चित्रकारी और वास्तुशिल्प में बड़ी रुचि रखते थे। उनके समय में एक चित्रालय बनवाया गया था। 2 फारसी जानकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद खान को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय शैली और फारसी चित्रकारी की सफाविद शैली ही आगे चलकर मुगल चित्रकारी के तौर पर जानी गई थी। इस समय चित्रकारी में प्रकृति का बारीकी से अवलोकन करते हुए उसे खासा महत्व दिया गया था। दोस्तों, अमेरिका के कलेवेलेंट कला संग्रहालय में तूती नामा की एक सचित्र पांडुलिपि है। इसके बारे में यह माना जाता है कि यह मुगल शैली का पहला उदाहरण है। हमजा नामा भी इसी तरह की एक सचित्र पांडुलिपि है। इसके बाद मुगल चित्रकारी में बदलाव आना शुरू हुए। जहांगीर ने अपने शासन में लघु चित्रों की शुरुआत की। यहाँ भी प्रकृति को खासा महत्व दिया गया, लेकिन अब पांडुलिपियों की जगह एल्बम और पोर्ट्रेट पर जोर दिया जाने लगा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी यानी जहांगीर। अब बारी है हमारे अगले प्रश्न की। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं ए अकबर सम्राट द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, बी तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, सी तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, या फिर डी तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ए। प्रिय व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया गया है कि मुगल काल सिविल सर्विसेज में काफी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से कला संस्कृति से सवाल बनने की काफी पॉसिबिलिटी बनी रहती है।
मियां तानसेन के बारे में आपको बता दें कि ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इन्हें भारतीय संगीत का पिता और संगीत सम्राट कहा जाता है। ये एक महान गायक थे। सितार के सेनिया घराने के उनके साथ संबंध थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु था, बाद में उन्हें तन्ना कहा जाने लगा। इनकी महान गायकी की वजह से ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी थी, न कि अकबर ने। इसलिए पहला कथन ही गलत है, जो कि इस सवाल का उत्तर होगा। तानसेन बाद में बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र के दरबार में कोर्ट म्यूजिशियन भी रहे। इसके बाद जब अकबर को तानसेन के बारे में पता चला तो अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। यहाँ अकबर ने ही तानसेन को मियाँ की उपाधि दी। अबुल फजल ने भी अपनी आईने अकबरी में तानसेन की काबिलियत का जिक्र किया था। तानसेन ने भगवान गणेश, शिव, पार्वती और राम पर कई ध्रुपदों को कंपोज किया था। उन्होंने उनके लिए भी कई गानों की रचना की, जिन्होंने उन्हें संरक्षण दिया था। तानसेन ने कई रागों की मौलिक रचना भी की थी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हुआ ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें बाईं ओर कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और दाईं ओर उनके द्वारा धारित पद दिए गए हैं। पहले व्यक्ति वाला कॉलम देखते हैं। 1 सर तेज बहादुर सप्रू, 2 केसी नियोगी और 3 पीसी जोशी। धारित पद वाला कॉलम 1 अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, 2 सदस्य संविधान सभा और 3 महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अथवा से युग्म सही सुमेलित है अथवा हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, यानी सभी युग्म सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, तेज बहादुर सप्रू भारत के बड़े ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, वकील और नेता थे। 1918 में जब मॉन्टेग्यू रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था तो उस पर कांग्रेस में मतभेद हो गया था। उदारवादियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और इन नेताओं ने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का गठन किया, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जबकि तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री और एमआर जयकर का इसमें अहम योगदान रहा। इसलिए पहला युग्म यहाँ सही है। केसी नियोगी की बात करें तो वे पश्चिम बंगाल से थे और भारत के एक बड़े ही सक्रिय नेता थे। वे देश की संविधान सभा के सदस्य तो रहे ही, साथ ही वे भारत की पहली मंत्रिपरिषद के सदस्य भी थे। उन्हें भारत के पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसलिए दूसरी जोड़ी भी यहाँ सही है। दोस्तों, जब हम भारत में साम्यवाद के प्रसार की बात करते हैं तो इसमें पीसी जोशी जैसे नेताओं की बड़ी भूमिका रही। पीसी जोशी को भारतीय साम्य दल का पहला महासचिव बनाया गया था। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ तीनों ही युग्म सही हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ डी, यानी सभी युग्म सही हैं। अब बारी है हमारे आज के 5वें और अंतिम प्रश्न की। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। कथन 2, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। कथन 3, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को हम इजी या मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाए तो दूसरे कथन को हम गलत पा सकते हैं। जैसे ही दूसरा कथन गलत होता है, एलिमिनेशन मेथड से हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। चूंकि दूसरा स्टेटमेंट ऑप्शन ए, सी और डी में है, इसलिए ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी नरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता इस बात में ज्यादा विश्वास रखते थे कि भारत की आजादी के लिए जो भी जरूरतें पूरी होनी है, उनका रास्ता संवैधानिक और कानूनी ही होना चाहिए। उनका यह मानना था कि अंग्रेजों को भारतीयों से जो जरूरत है, अगर उन्हें पूरा कर दिया जाएगा तो उन्हें इस बात के लिए आसानी से कन्विंस किया जा सकेगा
कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए स्वयं कोई कानूनी कदम उठाएं। इसलिए ये नेता इस बात के लिए भी अग्री थे कि अगर अंग्रेजों को विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो वे उनकी इस शर्त को मान लेंगे। इसलिए यह भी सही है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जब वॉर कॉन्फ्रेंस की तो गांधी जी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती पर अपनी सहमति दे दी थी। इसलिए दूसरा कथन यहाँ गलत हो जाता है। ऑब्वियसली अब पहला और तीसरा कथन अपने आप सही माना जाएगा। हालांकि इस बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। गांधी जी के करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। इंग्लैंड से पढ़ाई कर लौटने के बाद गांधी जी 1898 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने अपने एक मित्र दादा अब्दुल्ला के केस के लिए वकालत की थी। यहाँ कुछ और भी समस्याएं थी, जैसे अश्वेत लोगों का शोषण, एशिया से अफ्रीका मजदूरी करने गए लोगों के प्रति भेदभाव जैसी कुछ बातें आदि। बाद में गांधी जी ने 1914 तक अफ्रीका में रुकने का फैसला किया ताकि भारतीय कामगारों को इतना सक्षम बनाया जा सके कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। इसके बाद वे भारत आ गए। अफ्रीका में भारतीयों को 3 कैटेगरी में रखा गया था। पहली, भारतीय इंडेंचर्ड लेबर, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। ये खासकर दक्षिण भारत से थे। दूसरी कैटेगरी मर्चेंट्स यानी वणिक की थी। ये मेनली मुस्लिम थे। और तीसरी एक्स इंडेंचर्ड लेबर यानी पूर्व गिरमिटिया समुदाय था। ये लोग वे थे जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो गए थे और वे अपने परिवारों के साथ यहाँ रहने लग गए थे। इन तीनों ही कैटेगरी के गिरमिटिया लोगों को अपने अधिकार दिलाने में गांधी जी की बड़ी भूमिका रही। दोस्तों, तीसरा कथन भी यहाँ सही है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने दूसरे चरण में था और नमक तोड़ो आंदोलन तेज हो चुका था तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन ही सही हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।